हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। और आज की जो कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके एक कदम ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। लेकिन जो भी लोग पहली बार चैनल पर आएँ, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो कहानी कुछ यूँ है। एक दिन मैं घर में दोपहर में अकेली थी। तभी मेरा देवर घर पर आया, जो कि अंडरगारमेंट्स की दुकान चलाता था। उसने घर आकर मुझे एक पैकेट थमा दिया और कहा, भाभी आप इसे कमरे में ले जाकर खोलना, और मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गया। मैं बड़ी हैरान होकर उस पैकेट को देख रही थी। फिर जब मैंने वह पैकेट कमरे में जाकर खोला तो जो मेरे सामने था, मैं देखकर हैरान रह गई थी। वो ऐसे कैसे कर सकता था। मेरे देवर की अंडरगारमेंट्स की एक दुकान थी। वह एक दिन मेरे लिए कुछ ऐसे कपड़े लेकर आया जो बहुत ही अजीब थे, और उन्हें वह पूरी तरह छुपा कर लाया था। वह दोपहर में खाने के लिए घर पर आया करता था, तभी वह कपड़े लेकर आया था। मैंने उससे हैरानी से पूछा, तुम ये सब क्यों लेकर आए हो? तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाभी आप यह कपड़े पहनकर भैया के पास जाना, वह खुश हो जाएंगे। यह मेरी दुकान के बहुत ही महंगे कपड़े हैं। मैं उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी और मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी कि वह मेरे लिए यह क्या लेकर आया है। मेरे हाव भाव देखकर देवर ने मुझसे कहा कि भाभी कल रात को आपके और भैया के झगड़े की आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। मैं जानता हूँ भाई आपसे कई दिन से नाराज़ हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भाई के लिए कपड़े पहनें और उन्हें खुश कर दें। मेरा देवर अभय मुझे वह कपड़े देकर वहाँ से चला गया और मैं सोचती रही कि मैं क्या करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। फिर मैंने जाकर कपड़े खोले तो वह कुछ खास तरह के कपड़े थे जो कि एक देवर का भाभी को देना सही नहीं है। फिर मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि अपने भाई और भाभी के झगड़े को ख़त्म करने के लिए शायद वह ऐसा कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि वैसे हर्ज ही क्या है, और वह कपड़े अपने भाई के सामने पहनने के लिए तो कह रहा था, और वैसे भी मैं उसकी कही बात को टाल नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पति राजेश ने मुझे सख्त आदेश दिया था कि मैं उसकी कोई भी बात ना टालूं, और मैं किसी भी तरह से अपने पति राजेश को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। शाम को जब राजेश ऑफिस से घर आए तो मैंने रात को वह खास कपड़े पहन लिए। राजेश मुझसे वैसे तो बहुत नाराज़ थे, लेकिन मुझे देखते ही खुश हो गए। उन्होंने आते ही मुझे गले लगा लिया और कहने लगे, इन कपड़ों में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह कपड़े तुम्हें किसने ला कर दिए? अब मैं राजेश की बातों का क्या जवाब देती कि यह कपड़े मुझे उनके भाई ने ही ला कर दिए हैं। भले ही मेरे देवर की नीयत खराब नहीं थी, लेकिन उसका मुझे इस तरह के कपड़े लाकर देना सही भी तो नहीं था। यह बात मैं अपने पति को किसी भी हालत में बता नहीं सकती थी। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते। मैंने राजेश का ध्यान इस बात से हटाने के लिए उसके और करीब आना शुरू कर दिया, ताकि वह सब भूल जाए कि कपड़े कहाँ से और कैसे आए हैं। मैं तो किसी भी तरह से राजेश की नाराज़गी दूर करना चाहती थी, क्योंकि मैं उसकी नाराज़गी एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। राजेश भी इतने जज्बातों में बह गए कि सब भूल गए कि वह मुझसे 2 दिन से नाराज़ थे। मैं मन ही मन अपने देवर अभय का शुक्रिया अदा कर रही थी। उसकी वजह से राजेश की नाराज़गी मुझसे ख़त्म हो गई थी, वरना राजेश जब भी नाराज़ होते थे तो कम से कम 1 हफ्ते तक मुझसे बात नहीं करते थे, जो कि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। अगले दिन राजेश अपने ऑफिस के लिए हमेशा की तरह जल्दी उठे और निकल गए, लेकिन मेरा देवर थोड़ा देर से उठा, क्योंकि उनकी दुकान थी तो थोड़ा लेट ही खुलती थी। वह 11 बजे तक घर पर ही होता था। मैं उसके लिए नाश्ता बनाने लगी, तभी पीछे से मेरा देवर किचन में आया और मजाकिया लहजे में कहने लगा कि भाभी लगता है रात को आप दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब ठीक हो गया है। और मैंने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया, और तुम्हारे भाई का मूड अच्छा हो गया है, अब मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। मेरा देवर कहने लगा कि भाभी आपको जो भी रंग पसंद है मुझे बता दो, मैं आपको उसी रंग के कपड़े लाकर दे दिया करूँगा, फिर देखना भैया आपके दीवाने हो जाएंगे। अभय की बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मैंने उससे कहा कि अब कोई ज़रूरत नहीं है, उनका मूड ठीक हो गया है। तभी अभय मेरे थोड़ा सा नज़दीक आया और कहने लगा, भाभी आपकी अभी नई नई शादी हुई है, भैया को अपने काबू में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई का दिल कहीं और लग जाए। वैसे भी भैया की पर्सनैलिटी और पैसे को देखकर कोई भी लड़की
उनकी ज़िंदगी में आने के लिए तैयार हो जाएगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अभय की बात सुनकर थोड़ा सा डर गई, क्योंकि वह 100% सही कह रहा था। मैंने भी तो राजेश से उसका चेहरा, उसका पैसा देखकर ही शादी की थी। मुझे सोच में डूबा देखकर अभय कहने लगा कि भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं आपको एक से एक अच्छे कपड़े लाकर दिया करूँगा, जिन्हें पहनकर आप भैया को काबू में कर सकती हैं। एक औरत पति को काबू में करने के लिए यही सब तो करती है। मेरी दुकान पर रोज़ कोई ना कोई ऐसी औरत आती है जो अपने पति को खुश करने के लिए ऐसे कपड़े खरीद कर ले जाती है। मेरा तो काम है ऐसे कपड़े बेचने का, इसलिए आपको मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप बेहिचक मुझसे एक ग्राहक की तरह बात कर सकती हैं कि आपको कौन सा रंग पसंद है। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े लाकर दे दिया करूँगा। दुकान पर आने वाली औरत भी मुझे अपनी मर्जी और पसंद बताकर ही कपड़े खरीदती है। मैंने अभय की बात मान ली, क्योंकि मैं राजेश को अपनी तरफ खींच कर रखना चाहती थी। बहुत मुश्किल से ही मेरी शादी राजेश से हुई थी, वरना मेरे लिए तो चौकीदार और चपरासी के रिश्ते आया करते थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अभय की बात मानकर बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा रही हूँ। जब आप भी ये बात जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरा देवर मेरे लिए इस तरह के कपड़े लाकर और मुझे पहनाकर मेरे साथ रात में क्या करता था। मेरा नाम किरण है और मैं शुरू से ही बहुत फैशनेबल और एक नुमाइश करने वाली लड़की थी। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। मैं सोचती थी कि मैं अपने हुस्न और अपनी अदाओं से किसी भी मर्द को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखती हूँ। मैं चरित्रहीन नहीं थी, बस गरीबी से तंग थी। इसी बात ने मुझे थोड़ा सा बेशर्म बना दिया था। और इसी तरह मेरी मुलाकात एक दिन राजेश से हुई। राजेश के पास एक बड़ी सी गाड़ी थी और वह हमारे मोहल्ले में कई बार चक्कर लगाया करता था। मैं यह तो नहीं जानती थी कि वह यहाँ क्यों आता था, लेकिन उसकी बड़ी सी गाड़ी पर मेरी नज़र अटक गई थी। उसके ठाट बाट देखकर कोई भी कह सकता था कि वह कोई रईस ज़्यादा है, और मैं भी यही चाहती थी कि मेरा पति जो होगा वह बहुत रईस हो, जिसके साथ मैं ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम पा सकूं। मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, और मैंने अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए सजना धजना शुरू कर दिया था कि मैं राजेश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। मैं टाइट कपड़े पहनकर राजेश के सामने से निकला करती थी। मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन राजेश की नज़र मुझ पर ज़रूर पड़ेगी, और हुआ भी ऐसा। मेरी अच्छी हाइट, काले लंबे बाल और मेरे खूबसूरत चेहरे ने राजेश को लुभाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया, और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। अब हम दोनों की दोस्ती हो चुकी थी। अब वह धीरे धीरे मुझसे बहुत ज़्यादा मिलने लगा था। वह मुझे एक से एक जगह लेकर जाया करता और मुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाया करता, और यह सब मेरी माँ की नज़रों से छुपा नहीं था। वह सब जानती थी, लेकिन उन्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी यही चाहती थी कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। हम गरीब जो थे, और गरीबों की इच्छा कुछ ऐसी ही होती है कि उनकी लड़की अच्छे घरों में ब्याही जाए, ताकि जो सुख यहाँ नहीं मिला है वहाँ उन्हें मिल जाए। एक दिन राजेश ने मुझसे अकेले में मिलने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया और सीधे सीधे शादी की बात की, क्योंकि मैं गरीब ज़रूर थी लेकिन चरित्रहीन नहीं थी। पहले तो राजेश मेरी बातों पर आनाकानी करने लगा, लेकिन फिर राज़ी हो गया। उसने हमारे घर रिश्ता भिजवाया। उसका छोटा भाई अभय रिश्ता लेकर आया था, क्योंकि राजेश का अभय के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन उसके भाई ने रिश्ते के लिए एक अजीबो गरीब शर्त रखी थी। उसने माँ से कहा कि हम शादी बहुत सीधे साधे तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे भाई के पास बहुत पैसा है, तो इस वजह से उसके दुश्मन भी बहुत हैं, और हम अपने पैसों की नुमाइश नहीं करना चाहते। मेरी माँ इस बात का क्या जवाब देती। हम तो खुद ही चाहते थे कि सिंपल तरीके से शादी हो। हमारे पास भी इतना पैसा नहीं था कि हम धूमधाम से शादी कर सकते। अब शादी होकर मैं एक बहुत बड़े घर में आ गई थी। यह बहुत ही खुला इलाका था। यहाँ पर आस पड़ोस को भी नहीं पता चला कि मैं यहाँ शादी होकर आई हूँ। लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद एक अजीब सी चीज़ देखी। इतना बड़ा घर होते हुए भी यहाँ एक भी नौकर नहीं था। राजेश और अभय अपना सारा काम खुद किया करते थे। मैंने आकर सारा घर संभाल लिया था। मैं यहाँ आकर बहुत खुश थी। ना तो मुझे खाने पीने की कोई कमी थी, और ना ही मुझे कोई रोक टोक थी। घर पर तो माँ मुझे ज़्यादा सजने संवरने नहीं देती थी,
हमेशा रोक टोक लगाती थी और इस बात पर नाराज़ रहती थी कि मैं इतना फैशन क्यों करती हूँ। लेकिन यहाँ रोकने वाला कोई नहीं था। यहाँ ना ही राजेश और ना ही मेरे देवर ने किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। मेरा देवर कहा करता था कि जब से आप घर में आई हैं रौनक सी आई गई हैं, वरना घर सूना सूना लगता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मेरे और राजेश की बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। राजेश छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाया करते और हफ्तों तक फिर मुझसे नाराज़ रहते। मुझसे कोई बात नहीं करते, मेरे बिल्कुल भी करीब नहीं आते थे। मुझसे उनकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती थी क्योंकि मैं राजेश से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। अब मुझे डर सताने लगा था कि जैसे मैंने राजेश की पर्सनैलिटी और उसका पैसा देखकर शादी करी है, इस तरह से कोई और लड़की भी उसकी ज़िंदगी में आ सकती है। अभय भी हमेशा मुझे यही बात समझाता था कि आपको भाई को काबू में करने के लिए नए नए तरीके अपनाने चाहिए। अभय मुझसे कहा करता था, भाभी आप रात को अच्छी तरह तैयार हो जाएं ताकि भाई आपको देखकर आपसे खुश रहें। अब मैं भी अभय की बातें मानने लगी थी। फिर भी राजेश कभी न कभी नाराज़ हो जाया करते थे। राजेश और अभय के बीच व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर था। अभय बिल्कुल शांत और हंसमुख लड़का था और नरमी से बात करने वाला लड़का था। वहीं राजेश थोड़ा सा गुस्से वाला थे, बात बात पर गुस्सा हो जाया करते थे। कभी कभी तो सुबह निकलते और रात तक वापस न लौटते। मैं सवाल करती तो गुस्से में जवाब देते। हमारे बीच हर रात ही झगड़ा हो जाया करता था। शादी को भी 1 महीना ही हुआ था और लगता था कि जैसे सालों गुजर गए। राजेश और मेरी लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई थी कि हमारे झगड़े की आवाज़ कमरे से बाहर आया करती थी, जबकि झगड़े की कोई ऐसी वजह नहीं हुआ करती थी। बीती रात भी यही हुआ था। मैं और राजेश लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। हमारी आवाज़ शायद अभय ने सुन ली थी। झगड़े की वजह भी बहुत मामूली सी थी। मैं राजेश से वक्त मांग रही थी और वह सोने की बात कर रहे थे। मैं जैसे ही उनके पास जाती राजेश पीछे हट जाया करते थे। ऐसे ही झगड़ों की वजह से शायद अभय को मेरे ऊपर तरस आ गया था और वह मेरे लिए इस तरह के कपड़े लेकर आता था ताकि हम दोनों के बीच झगड़ा ख़त्म हो जाए। अभय रोज़ ही मेरे लिए अलग अलग तरह के कपड़े लेकर आया करता था। मुझे थोड़ी झिझक भी महसूस होती थी इस तरह के कपड़े लेते हुए, लेकिन अभय फिर मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहता कि भाभी मैं एक दुकानदार हूँ, मेरा तो रोज़ का यही काम है, तो आप मुझसे एक दुकानदार ही समझिए, इसमें कैसी शर्म। जब से मैंने इस तरह के खास कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे तो राजेश खुश रहने लगे थे। अब उनका अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। वह मेरे करीब आने की कोशिश करते और जिस तरह से प्यार का इजहार करते मैं देखकर हैरान रह जाती। ऐसा तो उन्होंने शायद शादी की पहली रात भी प्यार नहीं जताया था जैसा प्यार अब कर रहे थे। एक रात मेरे पति मेरे लिए दूध लेकर आए और कहने लगे, पी लो, तुम्हें बहुत कमज़ोरी हो गई है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सेहत खराब हो। और मैंने खुशी खुशी वह दूध पी लिया। दूध पीने के बाद मुझे अजीब सा एहसास हुआ, मैं कुछ नशे से में हो गई। मेरे जज्बातों में एक अलग सा ही अंदाज आ गया था। उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। और जब सुबह मुझे होश आया तो राजेश भी मेरे साथ बिस्तर पर ही थे और फिर हर रात ऐसा ही होने लगा। मैं अभय के दिए कपड़े पहनती और राजेश मुझे हर रात को दूध पिलाते। मैं अपने आपे में न रहती और सुबह हो जाती। एक दिन मैंने राजेश का दिया हुआ दूध नहीं पिया और उसे बाहर जाकर चुपचाप फेंक दिया और चुपचाप आंखें बंद कर लेटी रही। फिर उस रात मेरे सामने एक ऐसा भयानक सच सामने आया जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। यह सारी प्रॉपर्टी, सारा कारोबार सब अभय का था और यह बात मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चल गई थी। लेकिन मुझे क्यों एतराज़ होता, मुझे जब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे मुझे यह भी एहसास हो गया था कि जो कुछ है यहाँ सब अभय का है और अभय की इस घर में चलती है। मेरे पति तो उसके आगे हाथ बांधे खड़े रहते थे, जैसा वह कहता था वैसा करते थे। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं था, मेरे लिए कोई कमी नहीं थी। और इसी वजह से राजेश ने मुझे सख्त हुक्म दिया हुआ था कि अभय की सभी बातें माननी हैं, क्योंकि हम उसके टुकड़ों पर पल रहे थे। और मैंने भी राजन की बात मान ली थी, क्योंकि पैसा अभय का हो या राजेश का, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल रहा था। जिस बेहतरीन ज़िंदगी का मैंने ख्वाब देखा था मैं जी रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हर बेहतरीन ज़िंदगी की कीमत चुकानी पड़ती है। और मुझे भी इस सपने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और जिस रात मैंने दूध नहीं पिया था उस रात मेरे जज्बातों में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। राजेश भी मेरे साथ थोड़ा सा वक्त गुजार रहे थे।
तभी अचानक कमरे में का दरवाज़ा खुला और अभय अंदर आ गया। मैंने जानबूझकर बेहोशी का नाटक किया क्योंकि मैं राजेश को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अभय के कमरे में आते ही राजेश एक तरफ पीछे हट गए और हाथ बांधकर खड़े हो गए, और फिर उसके बाद जो अभय ने कहा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। और तभी राजेश कमरे से बाहर चले गए और अभय मेरे बिस्तर पर आकर मेरे साथ मनमानी करने लगा। अभय का यह रूप मेरे लिए बहुत ही भयानक था और यह सब बर्दाश्त करना भी मेरी हद से बाहर था, और मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई और उसे ज़ोरदार धक्का दिया। पहले तो अभय मुझे हैरानी से देखने लगा और फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अच्छा हुआ भाभी, आप खुद ही सब कुछ सच जान गई। हमें काम करने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मैंने घबराते हुए अभय से पूछा, कौन सा काम? मुझे बहुत तेज पसीना आ रहा था। तभी अभय ने मुस्कुराते हुए बोला कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी ऐसी ही थोड़ी मिलती है, हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है, और तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती के बदले ये सब मिला है। थोड़ी देर पहले अभय और राजेश बातें कर रहे थे। उससे मुझे इतना तो साफ हो गया था कि राजेश अभय का नौकर है, वह अभय का ड्राइवर है और उसी के काम से सारा दिन बाहर रहता है, और जो अभय राजेश से कहता है वैसा ही व्यवहार राजेश करता था। लेकिन अभय जिस काम की बात कर रहा था, अभी तक वह मुझे नहीं पता था कि वह क्या काम है। अब अभय मुझे सब कुछ सच सच बताने लगा। उसने बताया कि उसका एक अंडरगारमेंट की दुकान है जिससे बहुत सारा पैसा कमाता है, लेकिन उसका असली कारोबार यह नहीं है, कोई और है। वह सुंदर लड़कियों को इस तरह के कपड़े पहनाकर उनकी वीडियो और फोटो बनाकर अलग अलग वेबसाइट पर बेचता है और अच्छे डॉलर कमाता है। और वह इस काम में अपने नौकर राजेश का भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि राजेश देखने में अच्छा खासा एक हैंडसम मर्द है। इन दोनों ने मिलकर काफ़ी खूबसूरत लड़कियों को पहले भी जाल में फंसाया है, और बिना शादी के ही राजेश कई लड़कियों के साथ इस तरह का संबंध बनाकर उनसे काफ़ी वीडियोस और फोटोज़ इकट्ठी कर चुका है। अभय ने मुझे बताया कि तुम राजेश से अकेले में मिलने के लिए तैयार नहीं थी, तुम शादी की जिद कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था। तुम ऐसे तो मानने वाली नहीं थी, तुम एक बहुत ही चरित्रवान लड़की थी, और मैंने तुम्हारे बारे में पता कर लिया था कि तुम एक गरीब घर से हो और एक अच्छे लड़के की कामना करती हो। और हमारा तीर निशाने पर लगा, और फिर हमने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी इस कारोबार में शामिल कर लिया। राजेश और तुम्हारी शादी करवा दी, और शादी भी हमने इसलिए ही खामोशी से करवाई थी ताकि किसी को कोई खबर ना हो। और फिर हमने तुम्हारी हर रात की वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन शुरू में तुम्हारी वीडियो के कुछ अच्छे दाम नहीं मिले क्योंकि तुम कुछ अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी। इसलिए मैंने तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े ला कर दिए ताकि वीडियोस में कुछ दम हो। इसलिए मैंने ही राजेश से कहा था कि वह तुमसे झगड़ा करे। इसी झगड़े का फ़ायदा मैंने उठाकर तुम्हें वे कपड़े ला कर दिए ताकि तुम मेरी बात आसानी से मान जाओ। वह मुझे वेबसाइट की डिमांड के हिसाब से कपड़े ला कर देता था, और मैं बेवकूफ़ यह समझती रही कि अभय मेरे और अपने भाई राजेश के रिश्ते जोड़ना चाहता है। फिर अभय ने कहा कि धीरे धीरे मैं भी तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया था, और इस तरह मैंने भी तुम्हारे साथ कई बार नशे की हालत में यह सब किया। जो तुम्हें दूध दिया गया था वह इसी वजह से दिया गया था, उसमें नशे की दवाइयाँ होती थी ताकि तुम भी मदहोश हो जाओ। मेरा पति अभय एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल करके वह बहुत सारा पैसा छाप रहा था। मैं उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई थी। मेरी शादी सिर्फ एक दिखावा थी। मैं अपनी ख्वाहिशों और बेवकूफ़ी के चक्कर में बहुत बड़ी चोट खा चुकी थी, जिसका एहसास मुझे बहुत देर बाद हुआ, जब मेरी इज्जत तार तार हो गई। ना जाने अब तक अभय ने मेरी कितनी वीडियोस बेच चुका था। अभय ने मुझे बताया कि मेरी वीडियोस विदेशों में अच्छे दामों पर बिकती हैं। अभय बड़ी बेशर्मी से हंसता हुआ कहने लगा कि अब जब तुम सब कुछ जान ही गई हो तो हमारे इस काम में अब तुम भी बराबरी का हिस्सेदार बनो और अपनी खुशी से वीडियो बनवाओ। हम तुम्हें ऐसे ही पैसे से नहला देंगे और सारी ज़िंदगी तुम ऐसे ही ऐश करोगी। तुम बस इसी तरह अपने वीडियो बनवाती रहो। इतनी बात सुनकर मैंने अभय के चेहरे पर थूक दिया और कहा कि मैं लालची हूँ, गरीब हूँ, लेकिन चरित्रहीन नहीं। मैं ऐसे कामों के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो बस एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन अपना तन बेचकर
मैं पैसे नहीं कमा सकती। इस बात पर अभय को बहुत तेज़ गुस्सा आया और वह मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। मैं तेज़ी से भागने लगी। राजेश भी घर पर नहीं था, वह किसी काम से बाहर गया था। घर में कोई नौकर भी नहीं थे। इस वजह से मैं भागने में कामयाब हो गई। मैं घबराती हुई भागती जा रही थी। मैंने उस वक्त जो कपड़े पहने थे वह भी नहीं बदले थे। मैंने बस भागते वक्त एक चादर अपने ऊपर लपेट ली थी और भागते भागते मैं अपनी माँ के घर पहुँच गई। माँ मुझे देखते ही हैरान हो गई। माँ ने पूछा, यह सब क्या है? तब मैंने माँ को पूरा मामला बताया। माँ मुझे देखकर रोने लगी और कहने लगी कि देख, तेरी ख्वाहिशों ने तुझे कहाँ पहुँचा दिया। मैं माँ के गले लगकर रो रही थी। तभी माँ कहने लगी कि इसमें मेरी भी गलती है। मैंने भी बिना सोचे समझे तुम्हारे एक अनजान आदमी से शादी करवा दी। राजेश और अभय मेरे पीछे मेरे घर नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो से अच्छा खासा पैसा कमा लिया था और अपने काम के लिए वह किसी और को भी फंसा सकते थे। और इधर हमारे पास भी इतना पैसा और कोई सपोर्ट नहीं था जिससे हम उनके प्रति कोई मुकदमा दर्ज कराते और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाते। इसलिए मेरी माँ ने मुझे कहा कि जो कुछ हो गया है जाने दो और चुप बैठो। हम गरीब थे, हमारे बस का कुछ नहीं था। इसलिए मैंने भी माँ की बात चुपचाप मान ली, क्योंकि यह बात मैं भी जानती थी कि गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है और इंसाफ लेना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अब मैं हर रात एक ऐसे दर्द से गुजरती हूँ कि ना जाने मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ और किन किन शहरों में देखी जा चुकी होगी और कौन कौन लोग देख रहे होंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस तरह के पाप या जुर्म पहले ज़माने में करना कितना मुश्किल था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हर हाथ में मोबाइल है और आजकल ऐसे काम घर से ही किए जा रहे हैं। पहले इस तरह का घिनौना काम करने के लिए लोगों को कोठे पर जाना पड़ता था, जहाँ से वे अपना इस तरह का कारोबार चलाते थे। लेकिन आजकल ये सब कुछ बहुत आसान हो गया है। क्या सोशल मीडिया हमारे लिए सुरक्षित है? तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।